वंस अगेन वेलकम टू एनोनिमस बैंकर। कल के वीडियो में हमने ये देखा था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में देखा था। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने देखा था कि टर्म लोन जो रिक्वेस्ट किया था वो 750 का था, दैट इज 7.5 करोड़ का था। और विथ स्टिपुलेटेड मार्जिन या जो कुछ रिक्वायर्ड मिनिमम मार्जिन होता है उसके हिसाब से उनका जो टर्म लोन अराइव हो रहा था वो हो रहा था 705.90। ओके, तो आज हम टर्म लोन, ये जो टर्म लोन है, इस टर्म लोन के रीपेमेंट का शेड्यूल का एक हम ये बना देंगे, शीट बना देंगे। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। अब ये टर्म लोन तो है 705। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टर्म लोन का शेड्यूल बनाने के लिए। तो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, मैं ये सोच रहा था कि हम टर्म लोन ही क्यों पहले बना रहे हैं, हम पहले डेप्रिसिएशन का शीट क्यों नहीं बना रहे, या फिर पहले करंट एसेट का पार्ट क्यों नहीं बना रहे, या फिर पहले प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं बना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। जनरली एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होता है जो फाइनल एक क्रक्स होता है। दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है बैलेंस शीट। ठीक है, आप ये तो समझते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में सेल्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं और फिर जाके प्रॉफिट आता है। ओके, बैलेंस शीट में क्या होता है कि एक तरफ लाइबिलिटीज होती है, एक तरफ एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटी मतलब कंपनी ने कहाँ से पैसे लाए हैं। वो हो सकता है कि वो प्रमोटर से लाया हो सकता है वो बैंकर से लाया हो सकता है वो अनसेक्योर्ड लोन से लाया हो, या फिर क्रेडिटर भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे सपोज ये XYZ कंपनी है, तो इसके कुछ ओनर्स रहेंगे, डायरेक्टर्स, ओनर्स, कुछ भी पार्टनर्स। तो उन पार्टनर से ये कैपिटल लेके आएगी कंपनी। तो कंपनी के लिए तो ये लाइबिलिटी है क्योंकि ये इनको रिटर्न करना है। दूसरा पैसा हो सकता है वो बैंक से टर्म लोन लेके आएंगे, तो ये भी उसकी लाइबिलिटी हो गई। फ्रेंड से वो अनसेक्योर्ड लोन लेके आएंगे, तो ये भी उनकी लाइबिलिटी हो गई। क्रेडिटर्स मतलब उधारी में माल लिया होगा, बिजनेस जो स्टॉक लेके फिर उसको स्टॉक उधारी में खरीदा है, तो क्रेडिटर्स बन गए, तो ये भी तो उनको पैसे देना है, तो ये भी एक उनका सोर्स ही हुआ, लाइबिलिटी है ये इसकी भी। बैंक से अगर समझो वर्किंग कैपिटल लोन मांग लेंगे तो वो भी उनका लाइबिलिटी होगा। ऑपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो जब फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग है, फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी, ये जो चीज है ये होती है फिक्स असेट, जो एक फैक्ट्री चालू करने के लिए होता है। उसके बाद उनका कुछ स्टॉक रहेगा, या फिर इन्होंने माल बेचा हुआ है तो डेटर्स बनेंगे जिनके पैसे आने पेंडिंग है, और कुछ इनके पास कैश भी पड़ा हुआ रहेगा। तो ये सब उनके पैसे है, कंपनी के पैसे है अभी। और लेफ्ट साइड में जो है उनकी पूरी लाइबिलिटी है। तो अगर आप देखेंगे जब कोई नया कंपनी स्टार्ट होता है, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमने अभी स्टडी की थी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब अभी तक उसकी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी फिलहाल मायने नहीं करेगी, मतलब है मायने, लेकिन फिलहाल हम प्रॉफिटेबिलिटी ये बाद में देखेंगे। पहले क्या देखना है कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में फिक्स एसेट क्या क्या बनने वाला है, मतलब ये वाला पार्ट देखना बहुत जरूरी है, पहले ये वाला पार्ट। फिर प्रॉफिटेबिलिटी में, बैलेंस शीट में ये वाला पार्ट देखना जरूरी है। फिर ये फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए वो टर्म लोन और अनसिक्योर्ड लोन लाने वाले, मतलब ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। और खुद का मार्जिन भी लाने वाले हैं, मतलब ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो देखिए, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 1 करोड़, अनसिक्योर्ड लोन उन्होंने बोला था 1.65 करोड़ और टर्म लोन 705। मतलब फिलहाल ये जो नीचे वाली जो चीज है क्रेडिटर्स और इसकी, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारा अभी भी ये वाला काम हुआ नहीं है, ऊपर वाला काम नहीं हुआ है। ये जो ऊपर वाला जो शेड है ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म है, जो लॉन्ग टर्म एसेट बनने के लिए पैसे लगने वाले हैं। और एसेट में भी स्टॉक डेटर हम तब देखेंगे जब एक बार हमारा फैक्ट्री रेडी हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम पहले बैंक का टर्म लोन का शेड्यूल बना देंगे, उसके बाद फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, तो इसके अगेंस्ट में टर्म लोन का शेड्यूल बना देंगे और इसके अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन बना देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारा पहले ये वाला काम हो जाएगा, हमारा ये वाला काम हो जाएगा अपना। देखिए बताता हूँ, ये वाला काम हो जाएगा अपना, ये वाला काम हो जाएगा। इससे टर्म लोन शेड्यूल से ये वाला काम बन जाएगा और डेप्रिसिएशन शीट से ये वाला काम बन जाएगा, मतलब ये फिगर्स अपनी फ्रीज हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में हमें तो पता ही है कि ओनर्स कैपिटल कितना लाना है और अनसिक्योर्ड लोन कितना लाना है, तो ये भी अपना फ्रीज हो जाएगा। तो जब कोई यूनिट नया होता है तो हमें पहले फिक्स एसेट बनाना होता है, इसलिए हमको डेप्रिसिएशन शीट हम बना देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और डेप्रिसिएशन। लेफ्ट साइड में टर्म लोन, अनसेक्योर्ड लोन, और ये मींस ऑफ फाइनेंस में हमको आ गया है, लेकिन टर्म लोन जो है उसका रिपेमेंट शेड्यूल बनना बाकी है। तो इसलिए मैं स्टार्ट करूंगा टर्म लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनाने से, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाने में। पहले 2 शेड्यूल हम कंप्लीट कर देंगे, तो ये वाला और ये वाला जो चीज है ये अपना फ्रीज हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले टर्म लोन शेड्यूल बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन शेड्यूल, उसके बाद
उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी में फिर सेल्स देखेंगे कैपेसिटी के हिसाब से कैसे क्या है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होते ही मैं दो चीज क्यों पकड़ रहा हूँ, पहले टर्म लोन शेड्यूल और डेप्रिसिएशन शेड्यूल इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि जब नया कोई यूनिट होता है तो उसका वर्किंग कैपिटल का कुछ ये नहीं है, लिंक नहीं है। तो पहले हमको पहले ऊपर वाले दो जो चीज है वो पहले हम फ्रीज कर देंगे, टर्म लोन को एकदम नल एंड वॉइड करके फिर हम आगे के काम पे चलेंगे। ओके, तो मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा पर्पज यही था कि हम टर्म लोन शेड्यूल क्यों बना रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं बना रहे, हम करंट एसेट क्यों नहीं बना रहे, करंट लायबिलिटी वाला क्यों नहीं बना रहे सर, फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी पहले क्यों नहीं बता रहे, डायरेक्ट टर्म लोन शेड्यूल और रिपेमेंट में क्यों जाए। द रीजन इज दिस कि नए यूनिट जब स्टार्ट होता है तो पहले फिक्स एसेट और टर्म लोन ही होता है। ओके, तो नाउ विल स्टार्ट विथ आवर टर्म लोन रिपेमेंट शेड्यूल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बताना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल मेथड, प्रिंसिपल रिपेमेंट मेथड एंड ईएमआई मेथड। प्रिंसिपल रिपेमेंट मेथड में क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल जो कंपोनेंट है हर मंथ का वो सेम होता है, इंटरेस्ट कम कम होते जाता है, तो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ये जो प्रिंसिपल मेथड जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो है वो स्टैग्नेंट रखते हैं, या आप बोल सकते हैं हम सेम रखते हैं, और इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है। इस वजह से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज ईएमआई जो रहता है वो चेंज होते रहता है। और ईएमआई मेथड में क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट भी चेंज होता है एवरी मंथ, इंटरेस्ट भी एवरी मंथ चेंज होता है, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है उसका ईएमआई जो है वो हम सेम रखते हैं, जैसे हाउसिंग लोन में करते हैं। एग्जांपल जैसे हाउसिंग लोन में करते हैं वैसे। लेकिन आपने देखा होगा उस वीडियो में आपके ध्यान में आ जाएगा, हाउसिंग लोन वाला जो ईएमआई रहता है उसका जो इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रिंसिपल, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल जनरली प्रीफर करते हैं। और एमएसएमई का जो प्रपोजल रहता है, एमएसएमई के प्रपोजल में हम लोग प्रिंसिपल मेथड, प्रिंसिपल रिपेमेंट मेथड ही यूज करते हैं जनरली। कोई स्कीम है, स्पेसिफिक स्कीम बनाया हुआ है, तो उस केस में हम ईएमआई बेसिस पे चले जाते हैं। और अगर आप प्राइवेट जो ये होती है बैंकर्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती है जो स्पेसिफिक काम कमर्शियल व्हीकल या ये सब करते हैं, तो वो जनरली स्कीम बेस्ड होता है, तो वो भी ईएमआई बेसिस पे ही होता है। सो हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टर्म लोन रिक्वेस्टेड कितना है, तो 750 लैक्स का उन्होंने बोला था कि मुझे टर्म लोन चाहिए। ओके, लेकिन मिनिमम मार्जिन के हिसाब से जो हमने निकाला था तो टर्म लोन मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, 705 ही है, देख लेते हैं एक बार। यस 705 है, 0.90 स्किप कर दीजिए, कुछ इशू नहीं होता है, या राउंड करके मैं 7 कर देता हूँ, इसको भी मैं राउंड करके 7 कर दूंगा, और उसका मार्जिन जो है कंपोनेंट वो थोड़ा सा उनको बोलूंगा बढ़ा दीजिए आपका, ठीक है। या करके दिखा दूँ, ये देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 700 यहाँ पे करता हूँ, और इनका मार्जिन जो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो 5.90 से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखिए प्लस 5.90, तो देखो हो गया। इसका मतलब ये जो मार्जिन है ये थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा आ गया। ओके, 31.33 ऐसे आए थे, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये 37% आ गया। मतलब इसका जो अभी 271 का मार्जिन रहेगा, देखिए 971 यहाँ पे 271 का मार्जिन आ गया, और 271 का मार्जिन आ गया, दोनों मिला के प्रमोटर आनंद से कोड और ये करके आ गया। तो देखो भैया अभी 7 है, तो अब मैं टर्म लोन के शेड्यूल में जाता हूँ। अब मैंने आज उन्होंने 7.5 करोड़ बोला था, लेकिन एज पर मिनिमम मार्जिन ये मैक्सिमम हम इधर ही जा सकते हैं, 7 करोड़ पे ही जा सकते हैं। ओके, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रपोज किया है वो 9.50% किया है, और जो कोई बैंकर जो अपने स्कीम में देखता है तो वो पहले फर्स्ट डिस्कशन में हो जाता है कि कौन से स्कीम में कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि 9.5% पर एनम मुझे चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अभी एक बच जाता है कि 10 ईयर कितना रहेगा लोन का, 10 ईयर। ओके, लोन 10 ईयर, लोन 10 ईयर मीन्स होता है कि आज से लेके लास्ट कितना होगा, और एमएसएमई लोन प्रपोजल्स में जनरली ये 7 ईयर्स का होता है। दैट मीन्स 10 ईयर जो है वो 7 into 12 मतलब 84 मंथ्स का रहेगा। फ्रॉम डोर टू डोर बोल सकते हैं, मतलब स्टार्ट टू एंड डोर टू डोर पीरियड 84 मंथ्स हो गए। अभी इस स्पेसिफिक केस में जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में एक तो सिविल कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट है वो प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन का पार्ट है। अब ये दोनों को भी कुछ टाइम लगेगा। मैंने सिविल के लिए उन्होंने कहा था कि 3 मंथ्स का हमको टाइम लगेगा, दैट इज फ्रॉम August 24 टू अगस्त, तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, तो आप पकड़ लीजिए सितंबर से, तो सितंबर 24, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स में इसका सिविल कंस्ट्रक्शन का ये खत्म हो जाएगा।
प्लांट एंड मशीनरी का उन्होंने जो बताया था कि इंस्टॉलेशन प्लस कमीशनिंग में मेशनिंग ये सब पकड़ के ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लगेंगे। 9 मंथ्स मीन्स सितंबर 24 से ही स्टार्ट होगा और वो मई 2025 तक, मतलब ये यहां से लेके यहां तक अगर पीरियड पकड़ेंगे तो सितंबर 24 से मई 25, मतलब टोटल रिक्वायर्ड टाइम जो रहेगा इधर, टोटल जो टाइम है वो है 9 मंथ का। बरोबर क्या कहते हैं कि ये जो पीरियड है सर, ये वाला जो पीरियड है कंस्ट्रक्शन पीरियड, जो कि फ्रॉम सितंबर 24 टू मई 25 जो है, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करूंगा, ध्यान रखिए मैंने बोला प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रिपे करेंगे। तो इनको जो हॉलीडे मिलता है वो सिर्फ प्रिंसिपल रिपेमेंट पे मिलता है, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं भरना है इनको। उसके बाद बोरोवर का और कहना होता है कि सर बाद में 1 से 2 बिजनेस साइकिल के बाद ही वो रिपे कर पाएंगे। मेरे स्पेसिफिक केस में बोरोवर ने एक वर्किंग कैपिटल कहा है 90 डेज का, तो आज अगर सेल करेगा तो फिर वो डेटर्स बनेंगे, डेटर जो है 90 डेज के बाद पेमेंट करने वाले, तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट आने वाला है वो 3 मंथ्स के बाद आने वाला है। इसलिए उन्होंने बोला है कि सर यहाँ पे भी मुझे हॉलीडे चाहिए प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए, प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए, मतलब जून 25, जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त 25 से, दैट मीन्स रीपेमेंट जो है वो स्टार्ट कब होगा उनका, फ्रॉम सितंबर 25, दैट मीन्स 12 मंथ्स कंप्लीट। इस ये वाला जो है 9 मंथ और ये वाला जो है 3 मंथ, मतलब टोटल 12 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड है। तो मोरेटोरियम पीरियड इज 12 मंथ्स, ओके। लेकिन आप समझिए, जब ये कंस्ट्रक्शन होता है, जब ये मई में हो जाएगा ना, तो मई के बाद जैसे ही 1 जून चालू हो जाएगा वैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो डेट होती है ना, इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, सॉरी ऑपरेशन, उसको ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DCCO। मतलब इस मेरे स्पेसिफिक केस में 9 मंथ का टाइम लगने वाला है फॉर DCCO, दैट इज 1 जून 2025 में आने वाला है, ओके। लेकिन मोरेटोरियम मेरा कितना रहेगा, 12 मंथ का, जिसमें से 9 मंथ जो रहेगा वो मेरा इसका रहेगा कंस्ट्रक्शन का, और 3 महीने का जो है वो मेरा मोरेटोरियम है। दैट मीन्स रिमेनिंग जो पीरियड है उसमें मेरे को ये रिपे करना पड़ेगा, राइट। रिमेनिंग पीरियड मतलब टोटल कितने मंथ का था, 84 मंथ, उसमें से 12 मंथ चला गया, मतलब कितना बचा, 72 मंथ्स में मेरे को ये रिपे करना है। तो अगर 72 में रिपे करना है, इसका मतलब प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है पर मंथ कितना आएगा, टोटल अमाउंट इज 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 72, मतलब ये कितना आ जाएगा, 9.72 रुपीज लैक्स पर मंथ, मतलब पर मंथ इनको 9.72 लैक्स रिपेमेंट करना है। ये जो फिगर्स है हमारी, अब ये फ्रीज हो चुकी है। 3 फिगर्स है, एक तो टर्म लोन होता है, ओके, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ओके, एक तो मोरेटोरियम पीरियड होता है, ओके, और एक तो रिमेनिंग पीरियड जो रिपेमेंट करना है, दैट इज दिस। ये जब 4 फिगर हमको मिल चुकी है और इसके पीछे हमने एक जस्टिफिकेशन भी लिया है कि मोरेटोरियम पीरियड 12 मंथ ही क्यों लिया है, तो पहले हमने कोटेशन से चेक किया कि हाँ इंस्टॉलेशन के लिए 9 महीने लगने वाले, सिविल के लिए 3 महीने लगने वाले, और प्लांट मशीनरी का इंस्टॉलेशन और सिविल का इंस्टॉलेशन साइमल्टेनियस चलेगा, तो सिविल तो 3 महीने कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को पूरा का पूरा 9 महीना लगने वाला है, प्लस 3 महीना उन्होंने एक्स्ट्रा इसलिए मांगा है क्योंकि जब तक एक बिजनेस साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक उनको रिपेमेंट कैश एक्रूवल्स रहेंगे नहीं, तो रिपेमेंट कहाँ से करेंगे, इसलिए हमने 12 मंथ का जो है वो मोरेटोरियम लिया है। तो रिमेनिंग जो है 72 में करना है, मतलब प्रिंसिपल का जो रिपेमेंट आएगा वो आएगा 9.72 लैक्स पर मंथ, ओके। तो अब हम बनाते हैं इसका रिपेमेंट शेड्यूल, ओके। नाउ अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने कहा था कि ये जो है ये पूरा का पूरा 84 मंथ्स का है, तो मैं कम से चलो बना देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत बिगनर्स भी है, तो हो सकता है कि किसी को लगे ये कितना बेसिक बता रहा है, लेकिन उनके लिए भी मदद हो जाएगी। तो एक आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो आगे लेके देख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए ये हो गया 84 मंथ्स, यहाँ तक मैंने अभी डाल चुका। अभी देखिए ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, मतलब जब वो लोन ले लेंगे अपना ओपनिंग बैलेंस, जब ये 7 करोड़ का लोन उठा लेंगे तो फर्स्ट मंथ में ये दिखेगा कि ये 7 करोड़ का उठा लिया पैसे। अच्छा, फर्स्ट मंथ में सितंबर 24 से स्टार्ट करता हूँ, बाद में आएगा सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा खत्म कब होगा, देखिए 84 मंथ, मतलब ये खत्म होगा 31 में, ओके। अच्छा, अब ये है ओपनिंग के बाद मैंने कहा था कि
जैसे ही मंथ खत्म होगा वैसे ही इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा, जितना पैसा उठाया है इनटू जो रेट है, राइट, रेट है, रेट के बाद डिवाइडेड बाय, साल का रेट है तो डिवाइडेड बाय 12 मतलब मंथ का रेट आ जाएगा। तो ये आ गया आपके मंथ का रेट। ओके, 5.54 इंटरेस्ट लग चुका है। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल का रीपेमेंट आएगा। अभी जैसे ये मोरेटोरियम पीरियड चल रहा है तो यहाँ पे तो वो कुछ रीपेमेंट करने वाले नहीं है, तो ये जीरो हो गया। ओके, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा, एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 700 प्लस 5.54, मतलब क्लोजिंग बैलेंस एक्चुअल में रहेगा ये। लेकिन जब प्रिंसिपल रिपेमेंट मेथड करते हैं तो यहाँ पे हमें कंडीशन डालते हैं कि इंटरेस्ट टू बी सर्विस्ड सेपरेटली एज एंड व्हेन ड्यू, सेपरेटली एज एंड व्हेन ड्यू इन द अकाउंट। मतलब ये 30 सितंबर को जैसे ही 5.54 इंटरेस्ट लगेगा, इमीडिएटली बोरोवर 5.54 क्रेडिट कर देगा, तो आउटस्टैंडिंग फिर इतना नहीं दिखेगा, आउटस्टैंडिंग 7 ही दिखेगा। समझ गए ना। दूसरे मंथ में क्या होगा, फिर ये 7 करोड़ ये दिखेगा, ठीक है। फिर ये 7 करोड़ दिखने के बाद इसका इंटरेस्ट भी लगेगा तो सेम ही दिखेगा। फिर प्रिंसिपल कुछ रिपे नहीं कर रहे हैं तो जीरो आ जाएगा। क्लोजिंग में 705 क्यों नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि बोरोवर को हमने कंडीशन डाला है कि इंटरेस्ट जैसे ही 30 अक्टूबर को लगेगा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, तो ऐसे करते 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 ये क्लोजिंग खींचते जाएगा। ये भी इंटरेस्ट भी आते जाएगा, ये प्रिंसिपल भी आते जाएगा और ये क्लोजिंग भी आते जाएगा। अब ये रिपे ही नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट सर्व करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब इनका जो केस है, इनका ऐसा केस है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 12 महीने तक मोरेटोरियम पीरियड है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, मोरेटोरियम है, मोरेटोरियम पीरियड है ना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मोरेटोरियम पीरियड है और यहाँ से जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा रीपेमेंट। तो रीपेमेंट अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। पर मंथ कितना रीपेमेंट है आपने ही बताया था, 9.72 लाख है, ठीक है। तो 9.72 लाख है। तो फिर इसको मैं फिर से अभी देखिए, ये है ये है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये ना, हाँ इंटरेस्ट ये है प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पे आपका प्रिंसिपल में से ओपनिंग में से आपके ओपनिंग में से अगर आपका प्रिंसिपल चले जाएगा तो आपका 690 बचेगा। तो वैसे ही रीपेमेंट फिर 9.72 तो यहाँ तक 6.90 आया। पर ये तो गलत हो रहा है क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये 6 है तो 6.9 तो 9.92 गया तो यहाँ पे से माइनस होना जरूरी है, तो माइनस कर दो। ये देखिए, मतलब देखिए टर्म लोन जो है प्रॉपर 84th मंथ में खत्म हो जाएगा। 84th मतलब यहां से अगर देखेंगे यहां से तो 72 मंथ में खत्म हो जाना चाहिए। देख लेते हैं, देखो 72 मंथ में खत्म हो गया। हाँ यहाँ पे बताया था ना 72 मंथ में होना चाहिए और 84 का टोटल है जिसमें से 12 मंथ का मोरेटोरियम। अब ये हो गया। देखिए ये है आपका इंटरेस्ट पोर्शन, ये है आपका प्रिंसिपल पोर्शन। तो पूरे साल में मीन्स पूरे के पूरे पीरियड में आपका इंटरेस्ट लगा है 268 और प्रिंसिपल का रिपेमेंट कितना हुआ है 7 करोड़, राइट। ये है आपका इंटरेस्ट और ये है आपका प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल तो रिकवर हो चुका है और इंटरेस्ट अपना 268 है। तो ये जो है ये अपना रीपेमेंट का जो शेड्यूल है ये बन चुका है। ये जो अपना रीपेमेंट शेड्यूल है ये बन चुका है। ओके, अब ये जो चीज है ना ये वेरीफाई करनी बहुत जरूरी है। मोरेटोरियम बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बोरोवर क्या सोचता है कि मैं 12 मंथ का मांग लेता हूँ, 12 मंथ का तो वो मोरेटोरियम ले लेते हैं। लेकिन जब हम कोटेशंस में देखते हैं तो बहुत जन इंपोर्ट भी करते हैं मशीनरीज। तो जिस समय ये इंपोर्ट किया जाता है उस समय उस कोटेशन में लिया हुआ रहता है कि जब एडवांस पेमेंट आ जाएगा उसके बाद हम डायरेक्टली 12 महीने के बाद देंगे या 18 महीने के बाद देंगे। तो जब मशीन आने वाली ही नहीं है तो ये 12 मंथ का जो मोरेटोरियम है इसका हम करेंगे क्या, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कभी भी आपका इंस्टॉलेशन पीरियड ज़्यादा ही होना चाहिए। इंस्टॉलेशन पीरियड जो है आपके मोरेटोरियम पीरियड से कम होना चाहिए। मोरेटोरियम पीरियड कभी भी ज़्यादा दे दीजिए, अदरवाइज ये जो DCCO जो बता रहे हैं ना वो कि 1 जून को हो जाएगा सर मेरा 1 जून को, ये नहीं होगा। और ये अगर नहीं होगा तो फिर हमको एक्सटेंशन ऑफ DCCO में जाना होता है। फिर DCCO एक्सटेंड करिए, फिर उसके बाद फिर पूरा रिपेमेंट शेड्यूल बनाइए, फिर प्रॉफिटेबिलिटी बनाइए। तो इस चीज से अच्छा ये है कि आप मोरेटोरियम पीरियड ही केयरफुली स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, स्टार्टिंग में ही हो जाना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज आपका केयरफुली हो जाना चाहिए। अब सॉरी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बैलेंस शीट में हम टर्म लोन पहला ले रहे हैं इसलिए टर्म लोन शेड्यूल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये शेड्यूल बनाने का कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, आपका जो बैलेंस शीट होता है, नहीं चलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। यहाँ पर एक दो चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे सितंबर में मैंने दिखाया कि वो 7 करोड़ बोरोवर पूरा का पूरा उठा लेगा, लेकिन
जैसे आपने देखा कि सिविल का जो पार्ट है उसको 3 मंथ्स लगने वाले, प्लांट एंड मशीनरी को 9 मंथ, मतलब 12 महीने तक ये काम चलने वाला है। और एक ही दिन में आप डिसबर्स करवा देंगे 7 करोड़, हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है ना। तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने ऐसे अज्यूम किया है कि 7 करोड़ ले लेंगे। लेकिन अगर आप इस जो मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ, उस इलस्ट्रेशन का अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए एक्चुअल में उन्होंने 8 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है। टाइम 8 मंथ्स टाइम इज रिक्वायर्ड, 8 मंथ्स का टाइम इज रिक्वायर्ड। और बोरोवर ने कॉशियस रहने के लिए 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मांगा है, 1 मंथ एक्स्ट्रा मांगा हुआ है, 1 मंथ एक्स्ट्रा, हेंस वी कैन एक्सेप्ट, देयर इज नो इशू। ओके, हम 1 महीने का एक्स्ट्रा ले रहे, उल्टा वो क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन में आप आराम से जा सकते हैं। अब जब नेक्स्ट मैं शेड्यूल बनाऊंगा, एक तो मैंने बताया डेप्रिसिएशन तो शेड्यूल बनाना ही बनाना है मुझे, क्योंकि वो एसेट का पार्ट है। लेकिन आप अगर टर्म लोन में देखेंगे तो अभी प्लांट एंड मशीनरी का हम बना रहे हैं, तो इसमें 2 चीज ध्यान में रखना है कोटेशन में। पहले तो एडवांस कब देना है और रिमेनिंग अमाउंट कब देना है, व्हेन टू डिस्बर्स। क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि 700 अमाउंट एट अ टाइम हो जाए, है ना। 700 जो अमाउंट है कि एक ही बार में हम एक 7 करोड़ देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो होता क्या है कि जब ये डिसबर्समेंट चलता है तो ऐसा हो सकता है कि ये 500 हो पहले, फिर और 200 ऐड हो जाएगा तो और फिर 700 हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। जैसे अज्यूम कर दीजिए ये डिसबर्समेंट का समझो मैंने फिगर ले लिया है, बोरोवर खुद बोलता है कि सितंबर में सर अगस्त में सैंक्शन हो जाएगा, सितंबर में मेरे को 5 करोड़ की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ 200 उठाऊंगा, 2 करोड़ ही उठाऊंगा। तो ओपनिंग तो 2 ही करोड़ रहेगा ना, और इंटरेस्ट भी 2 ही करोड़ पे लगेगा, दैट इज 1.58, और इंटरेस्ट लगते ही रिपेमेंट कर देने वाला है, इसलिए आउटस्टैंडिंग फिर 2 करोड़ हो जाएगा। फिर अक्टूबर में हो सकता है कि सिर्फ 100 ही उठाए, तो अगर जैसे ही वो 100 उठा लेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये 200, जैसे ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है प्लस ये नए वाला डिसबर्समेंट, तो 300 का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर समझो इन्होंने फिर 200 उठा लिया, 200 फिर उठा लिया, तो क्या हो जाएगा, ये तो आउटस्टैंडिंग 300 तो उन्होंने उठाया ये ना 3 करोड़, प्लस इस और नवंबर मंथ में 200 उठाया है, मतलब टोटल हो गया 500। फिर उसके बाद समझो उन्होंने बोला कि सर और 200 में उठाऊंगा, तो ये तो 500 था ही, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 200, मतलब 7 करोड़ ऐसा ओवर द पीरियड उठाएंगे। ओवर द पीरियड उठाने के बाद देखिए अपना शेड्यूल तो कुछ चेंज नहीं होना है, शेड्यूल तो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द मोमेंट ये रिपेमेंट स्टार्ट करेंगे उस समय तो 7 करोड़ उठाया है, सिर्फ ये डिसबर्समेंट जो है वो अलग अलग उठाया है। बहुत बार बोरोवर क्या करते हैं कि फर्स्ट मंथ में ही 700 दिखा देते हैं, जो गलत है, क्योंकि डिसबर्समेंट भी उस कोटेशन के हिसाब से होना चाहिए ना। कोटेशन डिसबर्समेंट एज पर कोटेशन तो रियलिस्टिक लगेगा ना, देन इट विल अपियर रियलिस्टिक, देन इट विल अपियर रियलिस्टिक। अदरवाइज सीए में तो फिर ये कोई भी कैसे भी हो जाएगा ना, तो ये रियलिस्टिक लगना चाहिए। तो डीसीसीओ हमारा फिक्स हो गया है कि 1 जून रहेगा, और उसके बाद डिसबर्समेंट जो है हमने अकॉर्डिंग टू द कोटेशंस लगा दिया है कि कोटेशंस के हिसाब से ऐसा ऐसा डिसबर्समेंट होना जरूरी है, उसके हिसाब से ये सब बढ़ गया है। तो ये जो है ये मेरा भी टर्म लोन जो शेड्यूल है ये मेरा शेड्यूल बन चुका है। लेकिन ये शेड्यूल का मैं लेके करूंगा क्या? टर्म लोन शेड्यूल जो है ये मैंने क्यों बनाया है, 2 रीजन है इसके। ओके, तो फर्स्ट रीजन कि हमें टर्म लोन का रीपेमेंट पता चल जाएगा एंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज, जो रीजन है वो है कि बैलेंस शीट में टर्म लोन के हमको आउटस्टैंडिंग डालने हैं कि कौन से दिन क्या आउटस्टैंडिंग रहेगा। इस वजह से तो हमने शेड्यूल बनाया ना, क्योंकि फाइनली हमको बैलेंस शीट ही बनाना है और बैलेंस शीट में टर्म लोन का आउटस्टैंडिंग डालना है। तो आप बताइए अगर ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है 25, तो मार्च 25 में कुछ तो पीरियड दिखेगा, मार्च 26 आएगा, मार्च 27 आएगा, फिर मार्च 28 आएगा, फिर मार्च 29 आएगा। कब तक आएगा? क्योंकि देखिए मार्च 31 है तो मार्च 32 इधर आएगा, लेकिन मार्च 32 में तो 0 हो चुका रहेगा, क्योंकि अगस्त 31 में 0 हो गया ना। दैट मीन्स हमारा जो है ये 31 तक भी ले सकते हैं या 32 भी ले सकते हैं, तो जैसे ठीक लगे वैसे समझो मैं ले लेता हूं मार्च 30, मार्च 31, मार्च 32। ओके, तो देखिए उसने तो आउटस्टैंडिंग तो उठा लिया टर्म लोन का, लेकिन 25 में आउटस्टैंडिंग क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग किधर है? देखो इधर है, क्लोजिंग बैलेंस। मार्च 25 में कितना रहेगा? 7 करोड़, राइट। 26 में कितना रहेगा? मार्च 26 में 631, राइट। इजी, थोड़ा इजी होने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, देखिए इसको, देन मार्च 27, देन मार्च 28, राइट, मार्च 29, मार्च 30, मार्च 31। इसको एक कलर कर देता हूँ, सो इट विल अपीयर इजी, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 26 आ गया। अभी 27 में आउटस्टैंडिंग कितना है? 27 में 515 रहेगा। ओके,
देन 28 में कितना रहेगा, 28 में देखिए 398 रहेगा। फिर उसके बाद 29 में दिखाइए कितना आउटस्टैंडिंग है, 281 है। देन मार्च 30 में कितना है, देन 165 है। और मार्च 31 में कितना है, तो 48 है। और मार्च 32 में कितना है, तो अभी है ही नहीं, तो जीरो जीरो डाल देंगे। अच्छा आप देखिए इन्होंने रीपेमेंट भी किया है प्रिंसिपल का, है ना, कैसे कितना किया है ये देखिए, वो भी हम इजीली कर सकते हैं। जैसे इसको क्या करता हूँ मैं, इंटरेस्ट लिख देता हूँ और इसको प्रिंसिपल रीपेमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब देखिए ये इंटरेस्ट कौन सा फिगर है, ये वाला फिगर है, राइट, ये वाला इंटरेस्ट फिगर है। तो ये मार्च से अप्रैल से मार्च रहेगा ना, तो देखो अप्रैल तक आ गया, यस। तो 64 का इंटरेस्ट है और 68.06 का प्रिंसिपल रिपेमेंट है। अभी यहाँ पे अगर जाएंगे हम, तो इंटरेस्ट यहाँ से लेके अप्रैल तक है, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना हुआ है, 116 हुआ है। अगर यहाँ से देखेंगे तो इंटरेस्ट कंपोनेंट 43 है, देखिए कम होते जा रहा है। और देखो इंस्टॉलमेंट सेम है, क्योंकि प्रिंसिपल डिमांड में प्रिंसिपल सेम होता है ना। फिर यहाँ से इंटरेस्ट कंपोनेंट में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल देखिए सेम है। ये यहाँ से देखिए अभी यहाँ से इंटरेस्ट कितना है, तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि मेरा प्रिंसिपल भी बराबर आया है ना। अगर प्रिंसिपल बराबर आ रहा है तो इंटरेस्ट भी बराबर है। और उसके बाद ये सॉरी नीचे मार्च इधर है ना 31 में, तो यहाँ से अप्रैल तक तो 116 यहाँ पे भी आ गया। और बच गया ये इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इतना, तो ये प्रिंसिपल कितना है 44 है। अभी देखिए ये एक बार इंटरेस्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो दिया है इंटरेस्ट 260.0 से, यही इंटरेस्ट इधर भी आना चाहिए, राइट। दिस इज ओके, यहाँ तक इंटरेस्ट है। तो देखो 229 ये 700। हाँ अभी ये जो इंटरेस्ट है ना, ये वाला जो इंटरेस्ट है अपना, ये वाला नहीं इंटरेस्ट पकड़ा ना अपन ने, क्यों नहीं पकड़ा वो बताता हूँ। वो तो अपना आईडीसी का पार्ट है, प्रिंसिपल का कंपोनेंट देख लीजिए पहले, फिर बताता हूँ। अभी इसमें प्रिंसिपल ऑफ टर्म लोन देखना है। तो मार्च 25 में कितना रिपे किया उन्होंने, मार्च 25 में कुछ भी रिपेमेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, सब मोरेटोरियम चल रहा था, ओके। इसमें कितना किया है 26 में, 26 में सर 68 लाख किया है, ओके। ये 27 में कितना किया है 116, ओके। 28 में कितना किया है 116, ओके। 29 में कितना किया है, ओके। और 30 में कितना किया है इतना, 31 में कितना किया है इतना, 32 में कितना किया है 48 लाख रुपए किया ना इतना। ये देखिए ये जो रिपेमेंट है आपका ये 7 करोड़ आया होगा, ओके। तो आपको एक तो बैलेंस शीट में टर्म लोन आउटस्टैंडिंग डालने के लिए फिगर्स मिल गए, प्लस करंट लायबिलिटी में रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन डालने के लिए भी फिगर मिल गए, प्लस हम जब डीएससीआर का कैलकुलेशन करेंगे तब इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कितना है वो भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पहले मैं 26 से स्टार्ट करता हूँ, 25 का आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ। 26 26 26 26 is 64 38, then 27 is 54 95। अब ध्यान से देखना कि वो क्यों मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यू विल रियलाइज कि हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कर रहे थे तब हमने वो स्किप किया हुआ था, लेकिन वो क्यों स्किप किया था वो बता देते हैं अभी। 31 में 10 लाख है और 32 में तो 1.15 उन्होंने जो दिया है वो हमने डाल दिया है। अच्छा अभी देखिए मैंने कहा था कि जब मोरेटोरियम पीरियड होता है, मोरेटोरियम पीरियड वो होता है 12 मंथ का। 12 मंथ का क्यों होता है, वो दोनों इंक्लूड करके, एक तो कंस्ट्रक्शन पीरियड प्लस बिजनेस साइकिल। ये जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो प्लस बिजनेस साइकिल का ये दोनों को पकड़ के हम बोलते हैं कि मोरेटोरियम पीरियड है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड है ना, इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। जो आपने ध्यान है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में हमने लिखा था, है ना, यस। मीन्स जब कंस्ट्रक्शन पीरियड चल रहा है टोटल तो मोरेटोरियम है, लेकिन इसमें से जो पहले जो 9 मंथ है, ये वाले 9 मंथ, ये वाले जो 9 मंथ है ये आपके कंस्ट्रक्शन पीरियड के हैं, कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स आईडीसी। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है। इसका इंटरेस्ट कितना है 41 पॉइंट जो कुछ है, ये देखिए मैं डाल देता हूँ इंटरेस्ट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये फिक्स एसेट का पार्ट हो जाता है, क्योंकि एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है ना। तो ये इंटरेस्ट आ गया 41.17। और जो बचा हुआ जो पार्ट है उस मंथ का, ये वाला बाकी का, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके मार्च तक का,
ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम प्रॉफिटेबिलिटी में उसको डाल देंगे। इसलिए ये जो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट जो रहता है, ये इंटरेस्ट यहां से जून तक ही लेंगे, अप्रैल और मई का नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में आ चुका है। मार दीजिए एंटर, तो 53, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो इंटरेस्ट है, जो कितना आ रहा है 41.17, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में इधर आ जाएगा। ले लूं टर्म लोन का कितना 41. ठीक है, किधर गया 41, हाँ 41.17। ओके, देखिए अब ये 41.17 है। जब ये नहीं था, मैं डिलीट करता हूँ इसे, ये देखिए तब था कि 971 का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, उसमें से 100 जो है वो प्रमोटर है, अनसेक्योर्ड लोन 171 लाना है। अभी जैसे ही यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड डाल देता हूँ, मतलब टर्म लोन के शेड्यूल में से जो मोरेटोरियम नहीं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है, जब मैं इसमें ऐड, देखिए यहाँ पे डिसबर्समेंट मैंने 2 करोड़ दिखाया है, फिर 1 करोड़ का और डिसबर्समेंट, फिर 2 करोड़ का और लिया तो 5 करोड़ हो गया, फिर 2 करोड़ का और लिया तो 7 करोड़ हो गया। अगर मैं पहले से ही 7 करोड़ रख देता तो ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ये ज्यादा हो जाता। अगर ये ज्यादा हो जाता तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये ज्यादा होता। ये इंटरेस्ट है ना ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये जो इंटरेस्ट है ये बहुत ज्यादा हो जाता। अगर ये ज्यादा हो जाता तो तुम्हारे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में यहाँ पे भी ज्यादा हो जाता। अगर यहाँ पे ज्यादा होता तो उसका जो प्रमोटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो जाता, तो डेफिनेटली उसको अनसेक्योर्ड लोन ज्यादा करने पड़ते या तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ज्यादा करना पड़ता। तो देखिए अगर ये ज्यादा हो जाता तो डेफिनेटली फिर सोर्स ऑफ मार्जिन का इशू आपके सामने आता कि एफडी है क्या, लैंड है क्या, फ्लैट है क्या, नेटवर्थ है क्या, या तो फिर फ्रेंड की टेंटेटिव लिस्ट हो, बैलेंस शीट दो, नेटवर्थ दो। इसके लिए ये जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड है ये बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। तो देखिए टर्म लोन में और एक शेड्यूल का और एक फायदा हो गया क्या, कि आपको इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड पता चलता है, जिसको इंक्लूड करना होता है हमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में, राइट। तो ये 3 चीज हमको यहां से पता चल जाती है। ओके, सॉरी, हाँ ये वाली जो 3 चीज है ये हमको पता करनी होती है। पहले तो टर्म लोन का रीपेमेंट कितना है यहाँ पे जो दिया है, फिर टर्म लोन का इंटरेस्ट जो यहाँ पे है, फिर बैलेंस शीट के टर्म लोन में आउटस्टैंडिंग डालना होता है वो भी मिल गया है, और इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड जो कि हमको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में डालना है वो भी यहाँ पे मिल चुका है। तो देखिए हमें क्या है, जब कोई हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो पहले है ना छोटे छोटे चीजें ना कलेक्ट करके हमें बनाना होता है। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा प्रोजेक्ट है सीएमए, मतलब हमको पहले तो बैलेंस शीट भी बनानी है और उसके बाद हमको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी बनाना है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें हमको टर्म लोन का आउटस्टैंडिंग लगता है, तो यहाँ से मिल रहा है। हमको एसेट चाहिए, एसेट साइड, फिक्स एसेट साइड डालने के लिए, लेकिन फिक्स एसेट साइड में हमारे पास था लेकिन इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं था, इस वजह से हमको फिर टर्म लोन का इधर से इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी हो गया, तो फिर बैलेंस शीट में ये आ गया। अभी ये भी मालूम है हमें, ये भी मालूम है, प्लस तीसरा हमको रीपेमेंट भी मालूम है ऑन टर्म लोन का, तो ये जो है करंट लाइबिलिटी में चले जाएगा। तो बैलेंस शीट के टर्म लोन के हिसाब से हमको 3 कंपोनेंट तो यहाँ से ही मिल चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जब बनाते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, सेल्स होता है और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तब जाके हमको प्रॉफिट आता है। ये जो एक्सपेंसेस है उसमें कुछ एक्सपेंसेस जो रहता है वो इंटरेस्ट होता है ऑन टर्म लोन, देन इंटरेस्ट ऑन होता है सीसी, देन इंटरेस्ट होता है ऑन अनसेक्योर्ड लोन। छोटे प्रपोजल्स में हम ये इंटरेस्ट ऑन अनसेक्योर्ड लोन नहीं दिया जाता है, या हम उन पे कंडीशन डालते हैं कि आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते, अनसेक्योर्ड लोन किसी को दे नहीं सकते, तो ये कट हो गया। तो देखो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन भी हमको मिल गया इसी शेड्यूल से। इंटरेस्ट ऑन सीसी तो चलो वो तो मिल जाएगा बाद में, जब वर्किंग कैपिटल करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब हमारा काम आता है फिक्स एसेट, तो हमारा बन गया फिक्स एसेट, अभी तक हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में बन गया, लेकिन इस एक्सपेंसेस में और एक कंपोनेंट है डेप्रिसिएशन। ये कंपोनेंट हमें पता नहीं है, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो डेप्रिसिएशन शेड्यूल करने में रहेगा। हम पहले क्यों नहीं डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाए, हमने इसलिए डेप्रिसिएशन शेड्यूल पहले नहीं बनाया क्योंकि हमें अगर हम पहले बनाते तो हमको इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड पता ही नहीं चलता, और अगर वो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में हमको कंपोनेंट आता ही नहीं। तो हम क्या करते, यहाँ पे जो पहले 9 करोड़ था उस 9 करोड़ पे ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते और फिर सब गलत हो जाता। इसलिए टर्म लोन का रिपेमेंट शेड्यूल बनाना जरूरी होता है फॉर रिपोर्टिंग टर्म लोन रिपेमेंट, टर्म लोन इंटरेस्ट, बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये पता करने के लिए। नाउ अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी ये जो फिगर्स है ये फिगर्स हमारी फ्रीज हो चुकी है, ये फिगर मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाल दूंगा जिस समय मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो इसको मैं यहाँ पे फ्रीज करके रख देता हूँ। अभी एक तो टर्म लोन अभी ये हो चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का टर्म लोन गया। अभी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मेरा रहेगा डेप्रिसिएशन शेड्यूल पे। ओके, अभी जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल है एक्चुअली मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, सो हम एक काम करते हैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल हम नेक्स्ट शीट में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एनोनिमस बैंकर्स चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।